हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट तरुण बेस्ट। और आज हम बात करेंगे एक बहुत पॉपुलर वर्ड सिविलाइज्ड की, कि आखिर सिविलाइज्ड किसे कहते हैं। और जैसे अंग्रेज़ों ने हमें आके इंडिया को सिविलाइज्ड बनाया था, तो आखिर ये शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम शुरुआत से मूल धारा से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सिविल वर्ड की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के शब्द सिविस से, जिसका मतलब था नागरिक। फिर ये शब्द 13वीं और 14वीं शताब्दी में सिविल लॉ के तौर पे फ्रेंच लैंग्वेज में यूज़ हुआ, जिसका मतलब था लिखित नागरिक कानून। तो जो लोग लिखित नागरिक कानूनों का पालन करते हैं वो लोग सिविलाइज्ड कहलाते हैं। तो जब भी अब लिखित नागरिक कानून वाले के अलावा कौन कौन से सिस्टम है जो अनसिविलाइज्ड की कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा सा उनसे कंपेयर करके हम समझ सकते हैं। जैसे प्रकृतिवादी सिस्टम या फिर नेचर फिलॉसफी स्कूल जिसे कहते हैं, तो इंडियन प्रकृतिवादी सिस्टम के आधार पर देखें तो ये आते हैं विदतगढ़ सभा समिति, पंचायत महापंचायत, पौर महापौर, जनपद महाजनपद। ये सब जनसभाओं के साथ आते हैं। ये इक्वलिटी समानतावादी सिस्टम्स कहलाते हैं। तो ये हमेशा आते हैं, ट्राइबल सिस्टम होता है। तो ये हमेशा जनसभाओं के साथ आता है, जहाँ जनसभा स्थिति और मंशा के अनुसार न्याय करती है। अब यहाँ पे स्थिति कहा गया है स्पेस प्लस टाइम को। इसके ऊपर मेरा एक पूरा पेपर है। आप मेरे पूरे पहले की वीडियोस में आप चेक करके देख सकते हैं। स्पेस प्लस टाइम पे पूरा का पूरा वीडियो है लंबा, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। तो और जिन्होंने सुना है वो तो जानते ही है। तो अब इसमें किस स्पेस में, किस टाइम में, किस स्पेस प्लस टाइम हो गया स्थिति यानी सिचुएशन, मतलब किस सिचुएशन में उसने क्या एक्ट किया, उसके आधार पर न्याय होता है। मतलब कि जनसभा देखती है कि उसने किस स्पेस में, किस टाइम में, किस इंटेंशन के साथ वो एक्ट किया, उसके आधार पे वो उसकी सज़ा तय करती है। वहीं पे तो यहाँ पे इंटेंशन मतलब विजन, तो किस विजन से, किस नज़रिए से उसने वो बिहेवियर किया उस पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम में, उसके आधार पे न्याय होता है। नायकवाद में भी, यानी इंडिया में नायकवाद या द्वैत दर्शन कहते हैं, यूरोप में डुअलिटी फिलॉसफी स्कूल कहते हैं। तो यूरोप में लॉर्ड ओगर सिस्टम के साथ आता है, हमेशा नौकरशाही के साथ आता है। इंडिया में जमींदारी, सामंतवाद, भूमियार जैसे नौकरशाही सिस्टम्स के साथ आता है। तो यहाँ पे भी राजा या जमींदार या भूमियार स्थिति और मंशा के अनुसार न्याय करता था। मतलब किस स्पेस में, किस टाइम में, किस इंटेंशन के साथ एक्ट हुआ, उसके आधार पे न्याय करता था। अब सिविलाइज सिस्टम विदाउट स्पेस और टाइम आता है, अप्लाई होता है आमतौर पे, कि ये नहीं देखा जाता कि आपने किस सिचुएशन में ये डिसीजन लिया। मेनली ये देखा जाता है कि अच्छा आपने ये डिसीजन लिया तो इसके लिए ये फाइन। तो इट्स ऑल अबाउट रूल्स, लिखित कानून। तो लिखित कानून क्योंकि बिना स्थिति के लागू होते हैं, इसलिए हमेशा कट्टर होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई टेररिस्ट या नेता कोई भड़काऊ भाषण देता है तो चीज़ों को बिना स्थिति के बोलता है, बिना स्पेस टाइम के चीज़ें, हिस्ट्री जब बोली जाती है उसने ऐसा किया, क्यों किया, वो नहीं बोला जाता। क्योंकि किस इंटेंशन, उसकी इंटेंशन क्लियरली तभी समझ में आएगी जब उसने जो किया वो क्यों किया, किस कंडीशन में किया, या किस कॉन्टेस्ट के साथ वो बात कही, वो चीज़ घटित हुई, वो नहीं बोला जाएगा। तो बिना स्पेस और टाइम के जब चीज़ों को बोला जाता है तो चीज़ें ज़्यादा रेजिड या कट्टर सुनाई देती है। तो इसलिए स्थिति का के साथ न्याय होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि सिविलाइज सिस्टम में नहीं होता। और सिविलाइज सिस्टम में जैसे प्रकृतिवाद में न्याय सबके लिए फ्री है। ट्राइबल सिस्टम में कोई भी जनसभा के पास जाके अपने लिए न्याय की डिमांड कर सकता है और न्याय के लिए कोई पे नहीं करना पड़ता। वहीं द्वैत दर्शन यानी डुअलिटी फिलॉसफी स्कूल में भी
न्याय सबके लिए फ्री है, कोई भी राजा, जमींदार या भूमियार के पास जाके न्याय की डिमांड कर सकता था। समाज जरूर दो हिस्सों में बटा हुआ था, रॉयल्स की अलग नागरिकता थी, आम लोगों की अलग नागरिकता थी, मगर दोनों के नागरिक अधिकार थे और दोनों के लिए न्याय था और न्याय एग्जिस्ट करता था उसमें भी। वहीं पे जो अभी कैपिटलिस्ट फिलॉसफी स्कूल है या सिविलाइज सिस्टम है, इसमें आपको न्याय के लिए भारी कोर्ट फीस और वकील की फीस देनी पड़ती है। जो भारी कोर्ट फीस और वकील की फीस भर अपने लिए न्याय खरीदने में असमर्थ है, उसे एशियंट में शूद्र कहा जाता था। एशियंट सिविलाइज सिस्टम में या एशियंट एजुकेशन मैथडोलॉजी में उसे शूद्र कहा गया है, यानी गुलाम कहा गया है। जो एशियंट सिविलाइज सिस्टम में अपने लिए न्याय खरीदने में भारी कोर्ट फीस, वकील की फीस पे करके न्याय खरीदने में असमर्थ था। यही कारण रहा कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने यहाँ पे सिविलाइज सिस्टम लागू किया, तो क्योंकि सिस्टम के माध्यम से लोगों को गुलाम बनाया जाता है, इसलिए ये गुलाम बनाने वाला जब उन्होंने सिस्टम लागू किया, लोगों को लगा वो हमें गुलाम बना रहे हो। आज की डेट में लोग क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन बदल दी, मगर बेसिकली आज के समय भी देखा जाए तो 95% देश के पास सिविलाइज सिस्टम में न्याय नहीं है, और सिर्फ 5% रईस ही है जो जिनके पास न्याय है और जो आज़ाद है। तो इसलिए सिविलाइज सिस्टम को गुलाम बनाने वाला सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमारे सोशल सिस्टम को यानी सिविलाइज सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए बना है, क्योंकि हर एक एजुकेशन सिस्टम, हर एक सोशल सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम हमेशा उसके सोशल लीगल सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए ही बनता है। तो हमारा जो प्रेजेंट US UK एजुकेशन सिस्टम जो हम पे लागू है, वो सिर्फ एशियन सिविलाइज सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता है, यानी एशियन सिविलाइज सिस्टम जो कि रिलीजन कहलाते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। इसमें एक्चुअली आइडियल फॉर्म वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, जैसे ट्राइबल सिस्टम जिसे हम शैविक दर्शन भी कहते हैं, उसे वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, या वैष्णव दर्शन को वो प्योर फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो वैष्णव दर्शन को रिकॉग्नाइज करेगा भी तो बुद्धिज़्म के तौर पे, जो अनआइडियल सिस्टम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मिक्स सिस्टम है। डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल, चारवाक डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल, मनुस्मृति डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल, अर्थशास्त्र डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल। तो अभी हमारा जो प्रेजेंट सिविलाइज सिस्टम हम पे पैदाइशी रिलीजन और कास्ट के ठप्पे लगाता है, ये ठप्पे रेनेसा से लगने शुरू हुए, जहाँ पे प्राचीन आस्थाओं के हाथ से सारी पावर ली गई थी और उन्हें बस एक पैदाइशी रिलीजन और कास्ट के ठप्पे के रूप में बना के छोड़ दिया था, जो सिर्फ 3 चीज़ें डिसाइड करता था: मैरिज, डेथ और बर्थ, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी एक्ट कई बार। तो ये जो 3 चीज़ें हमारी आस्थाओं के नाम पे छोड़ी गई थी, तो ये जो पैदाइशी रिलीजन फासिस्ट सिस्टम, जो हमारा प्रेजेंट सिविलाइज सिस्टम जो फासिस्ट सिस्टम भी है, जो हम पे पैदाइशी रिलीजन और कास्ट के ठप्पे लगाता है और उसके आधार पे जनता को अलग अलग नागरिकताओं में तोड़ता है, बांटता है, तो डिवाइड एंड रूल ही क्योंकि इसका बेस है। तो इस तरीके की नागरिकता हमें मतलब कि जो मिलती है वो भी, जैसे एंग्लो हिंदू एक्ट, यानी जिसे हिंदू धर्म भी कहा गया है, जिसके आधार पे हमें नागरिकता मिलती है, उसका आधार भी प्राचीन सिविलाइज सिस्टम्स है। मनुस्मृति, चारवाक, अर्थशास्त्र और ये जितने भी मिक्स सिस्टम है वो है। जितने भी आइडियल सिस्टम जैसे विदतगढ़ सभा समिति, पंचायत महापंचायत, पौर महापौर, जनपद महाजनपद या जमींदारी सामंतवाद, भूमियार, ये सब अनसिविलाइज सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं प्योर फॉर्म में। तो इन्हें कभी भी रिलीजन की कैटेगरी में नहीं डाला गया, या इनके करप्ट वर्जन्स को, क्योंकि एक टाइम बाद हर सिस्टम करप्ट होता है, तो करप्ट वर्जन को रिलीजन की कैटेगरी में डाला गया। जैसे मोहम्मद इस्लाम जो डुअलिटी फिलॉसफी स्कूल में आता है, द्वैत दर्शन में आता है, यूरोपियन अब्राहमिक दर्शन में आता है, तो उसे सिविलाइज की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। वो उपनिवेशिक सिस्टम नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़े थे, वो किसी पे हमला नहीं करे थे, तो वो उपनिवेशिक सिस्टम नहीं था, वो इम्पीरियलिस्ट सिस्टम नहीं था।
तो मोहम्मद इस्लाम नहीं आएगा, वो सूफ़ी इस्लाम जिसे कहते हैं, क्योंकि सूफ़ी मोहम्मद इस्लाम से डायरेक्टली खुद को जोड़ते हैं। तो वो सिविलाइज की कैटेगरी में आएगा। सिविलाइज की कैटेगरी में आएंगे लिखित नागरिक कानून, क्योंकि वो मोहम्मद साहब भी स्थिति और मंशा के अनुसार न्याय करते थे कि किस स्पेस में, किस टाइम में, किस इंटेंशन के साथ उसने वो एक्ट किया। वो भी विजन बेस्ड, मतलब नज़रिए बेस्ड सिस्टम था, आइडियल सिस्टम्स था जो विजन बेस्ड था, और वो विजन बेस्ड ही न्याय होता था, कोई लिखित नागरिक कानून लागू नहीं थे। मगर बाद में जब उसमें करप्शन आया, एक इम्पीरियलिस्ट सिस्टम को हैंड ओवर हो गया इस्लाम, तो तब आया यहाँ पे शरीयत इस्लाम, जो लिखित नागरिक कानूनों के साथ आया। जब भी लिखित नागरिक कानून आते हैं, मैंने जैसे भी आपको बताया था पहले भी, तो वो रेजिड हो जाते हैं। तो जो सिविलाइज्ड इस्लाम है वो शरीयत के साथ आता है, मोहम्मद इस्लाम के साथ नहीं आता। वैसे ही जैसे क्रिश्चियनिटी भी, जो डुअलिटी फिलॉसफी स्कूल शुरुआत में आया, और बाद में जाके ये जो लंदन चर्च और ये जो कैथोलिक चर्च, उसके आधार पे नागरिकता मिलती है हमें। मूल जो वहाँ पे स्थिति और मंशा के अनुसार जो यूरोप लॉर्ड्स जो पहले वहाँ पे वो करते थे, जैसे इस्लाम में भी राजा या जमींदार या सामंत स्थिति और मंशा के अनुसार न्याय करते थे, विजन बेस पे न्याय करते थे कि क्या, किस नज़रिए से उसने वो एक्ट किया, उसके आधार पे न्याय करते थे। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई और फिर लिखित नागरिक कानून आए। जब ये चीज़ें करप्ट हुई तो उस करप्ट वर्जन के आधार पे हमें नागरिकता मिलती है, हमें आइडियल वर्जन्स के हिसाब से नागरिकता नहीं मिलती। तो हमें एशियंट उपनिवेशिक सिस्टम, जिन्हें रिलीजन कहा गया, यानी एशियंट इम्पीरियलिस्ट सिस्टम या गुलाम बनाने वाले सिस्टम्स के आधार पर नागरिकता मिली, हमें वेलफेयर सिस्टम्स के आधार पर नागरिकता नहीं दी गई प्रेजेंट सिविलाइज सिस्टम में। और इसे फासिस्ट सिस्टम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो भी सिविलाइज सिस्टम द्वारा लगाए गए पैदाइशी रिलीजन और कास्ट के ठप्पे को मानता है, उसका समर्थन करता है, उसे फासिस्ट कहते हैं, और जो उसे नाम मानने का ड्रामा करता है उसे लिबरल कहते हैं। तो दोनों ही बेसिकली सिविलाइज सिस्टम के गुड कॉप और बैड कॉप है, जो एंड ऑफ द डे उस सिविलाइज सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जहाँ 95% लोगों के पास न्याय नहीं है, यानी 95% लोग गुलाम हैं। कुछ इतिहासकार सिविलाइज सिस्टम को खंडरों के हिसाब से भी देखते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर बेस्ड हिस्टोरियंस आमतौर पे बड़े बड़े शहर सिविलाइज सिस्टम के साथ ही बने, क्योंकि मार्केट की ज़रूरत थी, तो मार्केट सिविलाइज सिस्टम के साथ ही बड़े शहर, मेट्रोज क्रिएट हुए। तो जैसे ही बड़े शहर क्रिएट हुए तो बड़े बड़े चार दीवारियाँ बनी इन शहरों को की रक्षा के लिए, या राजा के में वो बड़ी बड़ी मोटी दीवारों वाले महल बने, किले बने, क्योंकि जिसने जितना लूटा था वो उतना इनसिक्योर था, उतना डरा हुआ था। जिसने जितना अपनी जनता को लूटा जिस सिस्टम में, वो सिस्टम उतना डरा हुआ था जनता से कि जनता विद्रोह कर देगी। तो उसने इसलिए सिविलाइज सिस्टम में, क्योंकि सिविलाइज सिस्टम लूटपाट वाला सिस्टम रहा ही है, सबसे हायर टैक्सेस वाला सिस्टम रहा ही है, तो सिविलाइज सिस्टम में राजा इनसिक्योर होने की वजह से अपने बचाव के लिए बहुत मोटी से मोटी दीवार बनाता है। जितना बड़ा चोर वो उतना डरा हुआ है और अपने बचाव के लिए उतनी मोटी दीवार बनाएगा, जिसको नाप कर इतिहासकार उसके ये बताते हैं कि वो कितना बड़ा सिविलाइज था। मतलब जितनी मोटी दीवार, मतलब जितना डरा हुआ राजा उतनी मोटी दीवार, उतना ज़्यादा सिविलाइज्ड। तो दैट्स आर्किटेक्चर बेस्ड जो हिस्टोरियंस का आइडिया है सिविलाइज सिस्टम को लेकर, वो दीवार की मोटाई से, यानी राजा के खौफ से पता चलता है।